सहारा प्रणाम, मैं हूं प्रीति पांडे। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी यानी वास्तविक सीमा रेखा से चीन और भारत की सेनाएं पीछे हटने लगी हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट 15, जिसे डोगरा हॉट स्प्रिंग्स भी कहा जाता है, यहां से दोनों देशों के सैनिक अब पीछे हट रहे हैं। गुरुवार को भारत ने एक बयान जारी किया जिसमें सेना के पीछे हटने की बात कही गई, जिसके बाद चीन ने शुक्रवार को अपना बयान जारी कर इसकी पुष्टि की। चीन ने कहा कि पीएलए के सैनिक हट रहे हैं। जिस इलाके में सेना हट रही है, चीन ने उसे जियानन डाबन क्षेत्र बताया है और कहा कि सीमा पर शांति बहाली के लिए ये कदम अनुकूल हैं। चीन के रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में इसे भारत चीन कोर कमांडर स्तर की सैन्य वार्ता के 16वें दौर से जोड़ा है। ये बैठक इस साल जुलाई में भारतीय इलाके चुशूल मोल्दो मीटिंग पॉइंट पर हुई थी। सामान्य तौर पर इस कदम का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि इससे 2 साल से चले आ रहे गतिरोध को खत्म होने की संभावना देखी जा सकती है, बनती भी है। लेकिन चीन पर भरोसा करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। युद्ध के मैदान में दुश्मन कभी कभी टैक्टिकल रिट्रीट करता है, अधिक प्रहार से वापसी करने के लिए। तो क्या इसकी आड़ में चीन कोई और घातक रणनीति बना रहा है? यहाँ आपको ये भी बता दें कि अगले हफ्ते उज्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO की वार्षिक बैठक होने वाली है। इस बैठक में भारत की ओर से पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भाग लेंगे। दोनों में द्विपक्षीय बैठक होगी या नहीं, इसको लेकर अभी कोई हालांकि आधिकारिक जानकारी नहीं है। लेकिन अगर बैठक हुई तो गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद ये दोनों नेताओं की पहली बैठक होगी। चीन फिलहाल ताइवान से उलझा हुआ है, ऐसे में वो युद्ध के नए मोर्चे नहीं खोल सकता। चीन की मंशा आखिर क्या है? आज बड़ी बहस पर इसी को लेकर विस्तार से चर्चा। इससे पहले कि अपनी चर्चा को हम शुरू करें, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। पहले आपका तारुफ उन लोगों से करा देते हैं। भास्कर घोष साहब है बीजेपी पार्टी से, मनोज तिवारी जी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आरबी उपाध्याय साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका। मेजर जनरल JKS परिहार डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपका भी स्वागत है। और साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार भोगेंद्र पाठक जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, आपका बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं और मुझे लगता है कि जो ये खबर आई है भारत सरकार के हवाले से हो या फिर चीन की सरकार की तरफ से भी जो पुष्टि की गई है कि दोनों ही तरफ से सेनाओं को पीछे हटाने का काम चल रहा है, और शायद ये कमांडर कोर की जो स्तर की वार्ता हुई थी उसके बाद के नतीजों के रूप में देखा जा सकता है। पहले तो चीन अगर अपनी सेना को पीछे हटाने के लिए तैयार हो गया है तो इसको हमें किस तरह से देखना चाहिए? पहले मेजर जनरल JKS परिहार साहब, मैं आपका रुख कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि युद्ध के समय में और जो ये कूटनीति वाले जो फैसले होते हैं, ये दोनों जब उलझ जाते हैं तो उसका आंकलन और दूरदर्शिता दिखाना समझदारी भी होता है, और आगे चल करके कोई चुनौतियां सामने आए तो उसके लिए हमारी तैयारी को भी बताता है। यहाँ पर हम इस एक्शन को किस तरीके से देखें? परिहार सर, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो ये प्रश्न आपके लिए है। मुझे लगता है उन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। भास्कर घोष साहब का मैं रुख कर लेती हूँ। भास्कर साहब, यहाँ पर इस विषय को लेकर के मुझे लगता है हम कई मर्तबा बात कर चुके हैं। जितनी बार कोर कमांडर स्तर की वार्ता होती है उतनी मर्तबा हम और आप इस विषय को लेकर के चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अब की बार जब चीन अपनी सेना को पीछे हटाने का ऐलान भी कर रही है और पुष्टि भी कर रही है कि जी हाँ, दोनों ही फ्रंट से सेनाओं को पीछे हटने का काम शुरू हो चुका है, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो आज जो ऐलान हुए हैं उसके पीछे बहुत लंबा एक नेगोशिएशन का दौरा चला, जहां हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी के काफ़ी इन्वॉल्वमेंट थे, पॉइंट टू पॉइंट इन्वॉल्वमेंट थे। और उसके बाद आज जो LOC में आईबॉल टू आईबॉल कांटेक्ट हो रहा था, वो आईबॉल टू आईबॉल कांटेक्ट हट गया है। और इसके पीछे बहुत बड़ा एक मोदी जी का बहुत बड़ा एक देन इसलिए है कि उन्होंने जो आत्मनिर्भर भारत का ऐलान किया, जी डिफेंस पार्ट्स इंपोर्ट में 30 to 60%, 30 से 60% तक भारत से मैन्युफैक्चरिंग होगा। ये बहुत बड़ा झटका चाइना के ऊपर था। और ये इकोनॉमिक फ्रंट में हमने जो आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, इसको करके दिखाए मोदी जी।
और इसलिए भी चाइना आज के दिन में पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि इकोनॉमी आज चाइना के बहुत बड़ा एक हिस्सा इंडियन इंपोर्ट्स में आते हैं, और जिसमें डिफेंस टेलीकम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और यहाँ पे चाइना ने अपने जो मंशा थे, जो भी उनके मंशा थे, हम देख रहे थे कैसे अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक उन्होंने एग्रेशन की काम किया, वो से हटने के लिए एक ये सिर्फ एक डिफेंस और सेना के तहत कोई नेगोशिएशन का असर नहीं है, ये ओवरऑल मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत भी इसमें शामिल है। मोदी जी का और भी जो तौर तरीका हैं और जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी का एक टोटल असर हम देख रहे हैं कि टो टू टो अगेंस्ट जो ट्रूप्स था वो अभी अपने आप को जहां ताइवान के ऊपर चाइना इतना ज़्यादा प्रखर रूप से अटैकिंग है, जहां पे अमेरिका के साथ उनका आईवॉल टू आईवॉल कॉन्टैक्ट शुरू हो गया, वहां पे भारत के लिए वो पीछे क्यों हट रहे हैं? बिकॉज इट इज अ जॉइंट डिफेंस एंड इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट। आज के गवर्नमेंट का इकोनॉमिक और डिफेंस पॉलिसी का एक बहुत अच्छा नतीजा देख रहे हैं हम। चलिए, तो आप इसको इकोनॉमिक पॉलिसीज का भी नतीजा देख रहे हैं, डिफेंस के स्तर पर तो जो वार्ता चल रही है उसका तो नतीजा है ही, लेकिन जो सैंक्शंस हमने लगाए और आत्मनिर्भर भारत को लेकर के जो फैसले लिए गए भास्कर घोष साहब की तरफ से, तो ये मानना है इनका कि उनका भी असर पड़ा है चीन के इस फैसले पर। मनोज जी, इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार चीन के मुद्दे को लेकर के प्रधानमंत्री को आगाह भी करती रही थी और बार बार चेताती रही है हर प्लेटफॉर्म पर कि चीन को देख लीजिए, चीन को देख लीजिए, चीन डरा रहा है, चीन अंदर आ रहा है, चीन कब्जा कर लेगा, चीन हमारी जमीन को छीनने का काम कर रहा है। यहाँ अब चीन पीछे हट रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। अब उसका थोड़ा सा सामरिक दृष्टिकोण देख लीजिए, मैं उस पर चर्चा करना चाहूंगा। संघाई सहयोग संगठन जो है, एससीओ की बैठक होनी है, और चीन जो है अपने वैश्विक दृष्टिकोण को तात्कालिक परिस्थितियों के मुताबिक तय करता है। उसको ये पता है, देखिए मेरा अपना मानना है और कि पूरी दुनिया में चीन जो है वो ट्रायंगुलर पोल की तरफ बढ़ रहा है। पूरी दुनिया ट्रायंगुलर पोल की तरफ बढ़ रही है। एक पोल का निर्माण जो है वो चीन कर रहा है, दूसरा अमेरिका है, ऑलरेडी पूर्व घोषित है, और तीसरा पोल जो है वो रूस ने अपने आप को पदस्थापित किया है यूक्रेन वार के बाद। पूरी दुनिया में उसने एक संदेश दिया है। देखिए, हमारा चूंकि हम विकासशील देश है, इसलिए हम उस पर चर्चा करना नहीं चाहेंगे कि भारत कहाँ खड़ा है, और ये उचित प्लेटफॉर्म भी नहीं होगा। चीन की जो परिस्थितियां हैं, चीन अपनी रणनीति के तहत जो है वो बैठक होने वाली है, उसमें पूरी दुनिया में एक संदेश जाए, उसके लिए जियानन डाबन का जो क्षेत्र है वो कभी भी विवादित क्षेत्र नहीं रहा है। मैं इस बात को आपको बताता हूँ। जियानन डाबन एक ऐसा क्षेत्र है जहां दोनों तरफ के सैनिक रहते हैं, और उन दोनों सैनिकों को ये संदेश देने के लिए चीन ने अपनी सैनिकों को पीछे हटाया। जैसी वार्ता हुई, 16वीं वार्ता जो हुई थी हमारी चुशुल मोल्दो जो एक क्षेत्र है जहां भारतीय क्षेत्र में 16वीं बैठक में इसको ये तय किया गया था कि संदेश देने की खातिर कि हम आगामी अपनी रणनीतियों पर विचार कर सके। उस विचार के तहत दोनों देशों की आपसी समझौता के तहत सैनिक पीछे अपने अपने देश के सैनिकों को पीछे हटाया गया है। इससे चीन की विस्तारवादी नीतियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। चीन अगर अपनी विस्तारवादी नीतियों को, लेकिन जिस पोस्ट को वो छोड़ने को भी तैयार नहीं थे, इतने समय से एक बर्फ जमी हुई थी, वो बर्फ पिघलनी तो शुरू हुई ना। कोई पोस्ट नहीं छोड़ा गया है। प्रीति जी, नहीं मनोज जी, यहाँ पे आप, मैं सुन रहा था आपका नहीं, आप गलत बात को पूरी मत कीजिए। तरीके से चर्चा हो रही है, बात को पूरी मत कीजिए। आप सही गलत बोल रहे हैं, मैं चुप रहूंगा। आप सही बोलिए, मैं चुप रहूंगा। देखिए, चर्चा सार्थक तब होगी जब मैं अपनी बात को कह रहा हूं और मेरी बात का आप साउथ चाइना पोस्ट, साउथ चाइना पोस्ट, चाइना का कीजिएगा। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी मुझे एक बात बताइए, जियानन डाबन क्षेत्र जो है कभी भी विवादित क्षेत्र रहा है? 15 बताइएगा। अरे उसको आपको पता ही नहीं है। उसी स्तर पे जहाँ पे 15 जियानन डाबन चाइनीज भाषा में कहा जाता है, चाइना उसको जियानन डाबन बोलता है। 15 को लेकर के भी डिस्प्यूट खाया नहीं था। मनोज जी, क्या है मनोज जी, राहुल गांधी भी अपने ट्वीट में कई बार फिंगर पॉइंट 15 का जिक्र करते रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कहाँ मामला है। अरे प्रीति जी, मुझे बोलने मनोज जी, आप इतना जानकारी सुनिए। पेट्रोलिंग पॉइंट 15
जो है, अरे हाँ। देखिए ये चर्चा हो रही है, चर्चा को सार्थक दृष्टिकोण से रखिए ना। चाइना ने अपनी जो नीतियां हैं उस नीतियों में कोई बदलाव नहीं किया, ये मैं बोल रहा हूं। आप उसको काउंटर कीजिए कि कैसे। मैंने बोला चाइना और भारत के बीच 16वीं बैठक हुई है, उस बैठक में दोनों देशों के बीच ये तय हुआ कि अगर सैन्य पीछे हटेंगे तो दुनिया में संदेश जाएगा कि भारत और चीन। ये तय कहां से हुआ? ये तथ्य कहां से? ये तथ्य नहीं, मोदी जी के बारे में आप मत बताइए। आप ये तथ्य कहां से मिला आपको? चर्चा के आगे में ये तथ्य कहां से मिला, ये बताइए। मोदी जी की नीतियां गलत हैं और मोदी आपके राहुल गांधी जब चाइना एम्बेसी में जाकर मीटिंग करते हैं तब वो क्या ठीक था? राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री में आपने चाइना को जमीन दे दिया, वो ठीक था? को पॉलिटिकल बना देते हैं। आप तो पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, मोदी जी को लेकर बात मत राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री आप तथ्य पे बात कीजिए, आप तथ्य की बात कीजिए। मोदी की नीतियों, विदेश नीति जो है वो प्रभावकारी नहीं रही, इसी का नतीजा था। आपके विदेश नीति इतना प्रभावकारी है कि आपने चाइना को जमीन दे दिया, मुफ्त में जमीन दे दिया। आपके समय में इंडियन फौज को आगे नहीं, इंडियन फौज को भेजा ही नहीं गया था। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को एक मुद्दा मिला हुआ था और वो मुद्दा क्योंकि अब निकलता जा रहा है उनके हाथ से, लिहाजा कांग्रेस को ये सूट नहीं करता हुआ दिख रहा है फिलहाल। यही वजह है कि मनोज तिवारी जी अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि कांग्रेस जिस मुद्दे को उठाता रहा है और यहां पर अगर चीन की सेना पीछे भी हट रही है तो इसमें दरअसल असर किसका है और किसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। भास्कर जी, यहाँ पर आपने प्रधानमंत्री की नीतियों को गिनाया, यहाँ पर ये रूस का जिक्र तो करते हुए दिखाई दे रहे थे मनोज जी, लेकिन जब चीन की और रूस के आपसी संबंधों का भी जिक्र आता है तो उसको लेकर के बहुत ज्यादा कमेंट इनकी तरफ से नहीं आया। यूक्रेन के युद्ध को लेकर के भी बहुत ज्यादा उस तरीके का कमेंट इनकी तरफ से नहीं आया। आपको क्या लगता है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध भी एक वजह था कि चीन को यह दिखाना जरूरी हो गया था कि हम युद्ध कहीं भी थोपने नहीं जा रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस का जो नीति थी हाँ। ये चाइना लेकर के, ये 50 साल के नीति का असर जो है वो हमें भुगतना पड़ रहा है। आज जो PP-15 बोली इंटायर लद्दाख रीजन में जो हो रहा है, एक तो रीजन का एक्सेसिबिलिटी कुछ था ही नहीं। और आपको याद है कि जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे जब अरुणाचल में जो अटैक हुआ उसमें उन्होंने सैन्य भेजने में ही नाकार कर दिए थे कि सैन्य वहां पे नहीं जा सकते क्योंकि दुर्गम इलाका है वो। आज बताइए, सारे अरुणाचल देखिए, सारे अरुणाचल के बॉर्डर देखिए, चाइना के बॉर्डर देख, लद्दाख बॉर्डर, आप लास्ट एंड तक LAC तक आप पहुंच सकते हैं, आराम से पहुंच सकते हैं। तो आज उनके नीतियां ये था कि चाइना को भाई किसी भी तरीके से उनको तोषण किया जाए। चाइना तोषण पॉलिसी था क्योंकि चाइना के ऊपर डिपेंडेंट था। आपको याद है राहुल गांधी जाके चाइनीज एम्बेसी में क्या कह के आए, उनका क्या मीटिंग मिनट्स आज तक देशवासियों पूछता रहता है, आज तक कोई देशवासी को पता ही नहीं था क्या उन्होंने जाकर चाइना में किया था। आज मोदी जी जो भी कर रहे हैं वो सबके सामने कर रहे हैं, बयान देके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर रहे हैं और आप लोग देख भी रहे हैं। क्रेडिट आप प्रधानमंत्री मोदी को दे रहे हैं। आर्य मनोज जी, आरबी उपाध्याय साहब हमारे साथ हैं, जरा उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। विपक्ष के नेता है, उसके बावजूद भी आप चर्चा करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। विपक्ष के नेता अगर देश का हित में काम करते हैं तो मैं सराहना करता हूँ। विपक्ष के नेता देश का विपक्ष में काम करता है तो मैं आलोचना करूंगा, 100 बार आलोचना करूंगा। कोई मेहमानों से मैं इल्तिजा करूंगी कि डिबेट को सकारात्मक दिशा में बढ़ाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। स्टूडियो में मेरे साथ और भी मेहमान हैं, आरबी उपाध्याय साहब है, मैं उनका रुख कर रही हूँ। यहाँ पर सर, जिस तरीके से चीन को लेकर के कांग्रेस अभी भी चिंताएं जता रहा है और बीजेपी क्रेडिट ले रही है। बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का नतीजा है। हालांकि वो इस पर कमेंट नहीं करना चाहते कि 2 साल लग गए ये नतीजे आते आते, बल्कि 2 साल से भी ज्यादा का अरसा बीत गया। आपका सर कमेंट इस ताज़ा घटनाक्रम और डेवलपमेंट को लेकर? देखिए, चाइना का इतिहास आगे देख लीजिए प्रीति, वो जब भी कोई इंक्रोचमेंट करता है 4 कदम आगे बढ़ जाता है और 2 कदम पीछे, फिर वो बाद में बातचीत करके 2 कदम पीछे, यानी 2 कदम फिर भी दबा के रख लेता है। इसी तरीके से उसने अपनी सीमा का विस्तार किया है। और जहाँ तक भारत का प्रश्न है, देखिए फिंगर 8 से फिंगर 4 तक आ गया वो जी। और फिर उसके बाद जब ये हुआ तो उन्होंने कहा नहीं, अब फिंगर 4 तक ही रहेंगे और उसके आगे आप नहीं जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें इस तरीके से चाइना करता रहा है और अब भी जो हम देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चाइना की जो स्थिति है वो ये है कि भी ताइवान में उलझा हुआ है, उधर से अमेरिका का प्रेशर है,
बहुत सारी परिस्थितियों से घिरा हुआ है। दूसरा, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध भी हुआ, ठीक है, डायरेक्ट तौर पर कभी भी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन रूस का विरोध भी नहीं किया और पीछे के खाने से तो मदद भी करता हुआ दिखाई दिया चीन। तो ऐसे में चीन को लेकर के ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म की अगर बात की जाए तो तल्खियां जो है ज्यादा बढ़ गई और खुद की उसकी स्थितियां भी बहुत अच्छी नहीं है, इकोनॉमिक क्राइसिस से वो भी गुजर रहा है। इन तमाम स्थितियों को आप जिम्मेदार मानते हैं या फिर जैसा कि भास्कर घोष जी ने कहा कि ये हमारी पॉलिसी है, क्योंकि बाजार उन्हें यहाँ मिल रहा था और बहुत सारी चीजें उससे अफेक्टेड हुई हैं। देखिए, कोई एक कारण नहीं होता, बहुत सारे कारण हैं, जिसमें ताइवान भी है, उसमें फिर भारत की अपनी तैयारी भी है, उधर आप जैसा आप कह रहे हैं यूक्रेन और रसिया का युद्ध भी है, और उधर अमेरिका का प्रेशर भी है, जिस तरीके से अमेरिका उसको चाइना को रोकने की कोशिश कर रहा है, समुद्र के रास्ते में एक अड़चन बन के खड़ा हुआ है। तो बहुत सारे मोर्चों पर अंदरूनी हालत चाइना के ये हैं कि भी कोविड के बाद में वहाँ आज भी कोविड खत्म नहीं हुआ है, कई जगह लॉकडाउन है, उसकी जीडीपी डाउन आ रही है, वहाँ पर जो उत्पादन होता था वो गिर रहा है, कंपनियां छोड़ के दूसरी जगह अपना भी सेटअप लगा रही हैं, उसमें भारत भी एक देश है, भारत में भी बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं और अपने निर्माण की इकाइयां यहाँ पर स्थापित कर रही हैं। तो एक कारण नहीं है। देखिए, अभी हम ये खुश हो जाएं कि नहीं भाई वहाँ से पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के इलाके से पीछे हट रहा है, डेम चौक और डेमसांग एरिया अब भी गतिरोध कायम है, अब भी वहाँ चाइना भी उसी तरह के हर्डल्स क्रिएट कर रहा है। और जैसा मैंने पहले कहा कि वो 4 कदम आगे बढ़ता है, 2 कदम पीछे हट जाता है, तो 2 कदम जमीन फिर भी कब्जा कर लेता है। तो अभी हमें ये नहीं सोचना कि जो हो रहा है, मैं मानता हूँ कि देखिए सरकार ने वहाँ पर अपना जो आधारभूत ढांचा है वो मजबूत किया, सड़क वहाँ तक पहुँची कि टैंक पहुँच सकते हैं, प्लेन वहाँ जा सकते हैं, और आप 1962 और उन युद्धों में देखेंगे कि हमारे सैनिक वहाँ पर बिना रसद के लड़े, बिना गोला बारूद के लड़े। उसके बाद ही ये तय हुआ कि भाई नहीं, पहले तो पहाड़ों में कोई रोड ही नहीं बनाता था, वो कहते थे भाई क्या जरूरत है, लेकिन जब चाइना युद्ध हुआ उसके बाद आप देखेंगे उत्तराखंड में भी और हिमाचल में भी इधर पूरा रोड का एक मैप तैयार किया गया कि भाई बहुत जरूरी है वहां तक पहुंचना, बॉर्डर तक। अगर ये टैंक और ये रसद और ये सब नहीं पहुंचेगा तो वहां फौजी कैसे लड़ेगा। तो उन विषम परिस्थितियों में भारतीय सैनिकों ने अपना बलिदान दिया था, और वो आज भी देखिए वहां बहुत सारी चूक हुई, जो हमारे पास एयरफोर्स था उसको यूटिलाइज ही नहीं किया गया, और चाइना ने बहुत सोच समझ के जब ये देखा कि भी आगे मामला बढ़ सकता है, उसने वो युद्ध विराम करके वो वापस हो गया। लेकिन जो हमारी जमीन कब्जा हो गई वो आज भी कब्जा है, और अभी भी लगातार, ये नहीं है कि उसने कोई बंद कर दिया, उसकी विस्तारवादी नीति है, वो विस्तार करता रहता है। लद्दाख के रीजन को वो छोड़कर पीछे हट भी रहा है, तो अरुणाचल में तो उसकी तरफ से लगातार गांव बसाने का काम जारी है। ऐसे में चीन पर कितना भरोसा किया जा सकता है, बड़ा प्रश्न यही है। और चीन पर प्रश्न करना पहले भी हम चाहिए। नहीं करते थे, पहले वही कंस्ट्रक्शन करते थे, रोड बनाना है, हवाई अड्डा बनाना है, जो भी बनाना है, गाँव बसाना है। अब भारत ने भी अपनी तैयारियां वहां मजबूत की है, सीमा तक रोड और सीमा तक जो नई नई टेक्नोलॉजी है, LAC तक, वहां तक वो सारी टेक्नोलॉजी, बल्कि पेंगोंग लेक के लिए तो नई वो नावें जो गश्त करती हैं, वो चीनी जो नागरिक थे वो तो उनमें आते थे, और हमारी सेना वहां, तो वो चीजों को बदला है। और कहीं कहीं परिस्थितियां बदली हैं, ऐसा आपका कहना है। भोगेंद्र जी हमारे साथ हैं, मैं जरा भोगेंद्र जी से समझना चाहूंगी। यहाँ पर भोगेंद्र जी बहुत सारे विषय हैं, मसलन चीन को कभी भी ट्रस्टवर्दी नहीं कहा जा सकता, भरोसा नहीं किया जा सकता, उसकी जो एक सोच है उसमें ही धोखा देना लिखा रहता है, और वो देता भी है। हमेशा चीन की पॉलिसीज ही धोखा देने वाली रही हैं। ऐसे में हम ये तो मान रहे हैं कि चीन की सेनाएं भी पीछे हट रही हैं, उनकी तरफ से भी पुष्टि हुई, हमारी सेनाएं भी पीछे हट रही हैं, और ज़रूरी भी है इस बर्फ को पिघलाने के लिए जो प्रयास किए गए। लेकिन क्या इतनी जल्दी चीन पर भरोसा करना हमारे लिए ठीक होगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, चीन एक विस्तारवादी देश है, इसमें तो किसी को शक नहीं। कहते हैं खुद को सूरज बनाना पड़ता है, दान में मिलती नहीं है धूप, है ना। जब तक ताकत नहीं होगी हम दुश्मनों को पराजित नहीं कर सकते। आप ये देखें, कुछ दिन पहले की बात है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वैंग यी दोनों की मुलाकात हुई। उसमें एस जयशंकर जी ने साफ साफ कहा, ये संदेश दिया कि हमें करना क्या है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी और म्यूचुअल इंटरेस्ट। ये संदेश दिया कि ऐसा करें, और नहीं तो फिर भारत के जो अपने फैसले होंगे वो कड़े होंगे।
उसके बाद ही ये 16वीं मीटिंग हुई है और फिर ये फैसला हुआ कि थोड़ा पीछे हटा जाए। उसके और भी बहुत सारे कारण हैं। देखिए चीन क्यों पीछे हट रहा है। अभी पीछे इतना नहीं हटा है कि हमारी सारी समस्याएं सॉल्व हो गई। दरअसल हमारे देश अभी बिल्कुल जितना वो अभी तक कब्जा कर चुका है, जिन क्षेत्रों पे लद्दाख में उसकी मजबूत बिल्कुल नहीं वो भारत का लक्ष्य है उसको वापस लेना और तिब्बत को भी स्वतंत्र करना। लेकिन देखें भारत की एक खास बात जो है वो ये है कि 5 फ्रंट पे आप देखें भारत की अर्थशक्ति अभी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। 5वीं अर्थव्यवस्था हमने इंग्लैंड को पीछे किया है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुआ करते थे जब देश आजाद होने को था या हुआ था, उस समय चर्चिल थे। उन्होंने कहा था इंडिपेंडेंट इंडिया विल नेवर सर्वाइव। आज उनके देश से बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की है। दूसरी बात, भारत की जो सैन्य शक्ति है, भारत के सैनिकों की ताकत लड़ने की, युद्ध में विजय होने की, और साथ ही साथ भारत ने जो अपने हथियार बनाने खुद शुरू कर दिए हैं, जो इसकी सैन्य शक्ति है, ये भी एक कारण है। और आत्मशक्ति, देखिए अभी वर्तमान नेतृत्व है उसमें आत्मशक्ति बहुत ज्यादा है, साथ ही साथ नेतृत्व शक्ति भी, इससे भी चीन सहमा हुआ है। और इसके साथ साथ आप देखें कि निर्णय शक्ति, तुरंत निर्णय लेना, एज ऑफ एजिलिटी है। कितनी जल्दी हम फैसला लेते हैं, जितनी जल्दी फैसला लेंगे तो उतनी जल्दी हम ताइवान का फ्रंट और तिब्बत का विषय, वो जो तमाम जो चुनौतियां हैं उसके बीच में चीन अब भारत के साथ एक नया फ्रंट फिलहाल खोलना नहीं खोलना चाहता। देखिए उसके जो सीमा पर जितने उसके पड़ोसी देश हैं 14 देश, उन सबसे लगभग सबसे कुछ न कुछ है उसकी मुश्किलें। लेकिन भारत जिस तरह से तनकर खड़ा है, आप देखिए क्वाड की ही बात ले लें, भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अभी है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है और इसकी जो ताकत है उसकी बराबरी वो नहीं कर पा रहा है। यही वजह है कि वह पीछे हट रहा है। और देखिए एक दिन वो जरूर आएगा कि वो तिब्बत भी छोड़ेगा और भारत की ऐसी स्थिति होगी कि दुनिया के लिए भारत शांति और शौर्य का पाठ पढ़ाएगा और दुनिया भर के लोग के रूप में भी इमर्ज होगा, ऐसा कहा जा रहा है। जब चीन को घुटने पर लाने का आमदा रखता है भारत, तो ऐसे में भारत को वर्ल्ड लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और खास करके ऐसे में बीजेपी की तरफ से तो दलील यही दी जा रही है कि एक कुशल लीडरशिप की वजह से ही ये सब कुछ मुमकिन हो सकता है, जिसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। मनोज जी हमारे साथ हैं। एक आंकड़ा है SBI का, उसमें यह है कि अगर 11% ग्रोथ रेट रहा भारत का आर्थिक विकास का तो GDP का, तो 2031 में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा, है ना। चलिए तो अगर ऐसा होता है अमेरिका, तो चीन, उसके बाद जो भारत बाकी देशों को डराने का काम करता है, उसकी अर्थव्यवस्था इस वक्त किसी से छिपी नहीं है, उसकी सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। मनोज जी हमारे साथ है। मनोज जी यहाँ पर देखिए, ठीक है चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, चीन अभी भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं हटा है जिसको लेकर के जश्न मनाया जाए, इस बात से भी सभी इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन ये तो मानना होगा ना कि हम आत्मनिर्भर भारत के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, डिफेंस के सेक्टर में स्वनिर्मित जितने भी हथियार हैं उनका जब समावेश होता है हमारी सेना में, तो ये तमाम पहलू भी चीन को प्रभावित करते हैं। और ऐसे में क्योंकि उसके पास बहुत सारे फ्रंट्स खुले हुए हैं, तो वो भारत के साथ फिलहाल वैसी दुश्मनी वाले संबंध नहीं रखना चाहेगा जैसे संबंध उसके दूसरे देशों के साथ हो गए हैं, क्योंकि यहाँ से उसे व्यापार मिलता है। जी, अपनी इंटरनल पॉलिसी को लेकर के वो किस तरीके का सोच अख्तियार करता है, ये चाइना की अपनी पॉलिसी है। हमने क्या बोला, हमारा डिस्कशन है कि दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर, इन दोनों जगह चाइना ने जितने भी उसके जो बिल्कुल एलाइनेटेड द्वीप हैं उस पर उसने सैन्य अड्डा प्रतिस्थापित किया और बहुत मजबूत स्थिति में है। चाइना पूरी दुनिया को ये संदेश देना चाहता, मैं बारंबार क्या कह रहा हूं कि इसका पॉलिसी से कोई ताल्लुकात, ये चाइना की इंटरनल पॉलिसी है और हमको लेकिन इस पर अगर वो संदेश देना भी चाह रहा है, मैं भी यही प्रश्न पूछ रही हूं कि ये संदेश देना भी चाह रहा है, तो इसके लिए स्थितियां कौन सी हैं जो जिम्मेदार है? वही तो बता रहा हूं, मैं वही बता रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अरे आप प्रवक्ता है, सुनिए ना, आप लोग पता नहीं क्या, आप क्या पॉलिसी के पीछे क्या, सुनिए
क्या दिन से मनसा आपकी बात है हुई ये आप कैसे कह रहे अरे हैं? मोदी की क्षमता, आप मोदी की क्षमता देख ही बार-बार रहे हैं समझा आप, रहे देख ही रहे हैं। क्या है क्षमता बताइए? 3,800 क्या है किलोमीटर का अरुणाचल जो प्रदेश ओपन, में चाइना घुस गया, 3,800 के लोगों को कोई बेवकूफ घुसा नहीं बना है, ये आप लोग घुसा रहे हैं। 15 साल आपके शासन को हुआ, 3,800 1 किलोमीटर का इंच ओपन जमीन बॉर्डर आपने आपने चाइना रख से दिया छीना है क्या? वही ओपन 1 बॉर्डर इंच को मैंने पूरे सील भारत को दिया, बताइए। वही ओपन बॉर्डर में टेलीविजन मैंने चैनल पर डिफेंस पूरे भारत का को सारे बताइए, इक्विपमेंट रख दिया, चाइना आपके वहां पे जमीन रोड पर कंस्ट्रक्शन फिर किया। कब्जा कर लिया। आप पहले और बताइए कि 15 चाइना साल में आपको रोड शासन कंस्ट्रक्शन में क्यों हुआ, नहीं किया आपने? आपका अपने चाइना में रोड कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं किया? झूला झूलाने से ताकि नहीं आप होता है। सैनिक को पॉलिसी भेज को नहीं समझिए। सके। आप आपके भारत साथ सुनिए, चाइना का तो डील था देश की विदेशी पॉलिसी को आज वो चलिए, ऐसा डील जो कैसा है रहेगा? सबके सामने आ गए हैं। मैं अपने मेहमानों से चाहूंगी कि हिंदी थोड़ा सा भाई समय भाई हमारे किसका पास है, था? उसका हम हिंदी सकारात्मक भाई भाई उपयोग किसका करें। था? मैं अपने दोनों मेहमानों से चाहूंगी सकारात्मक डिबेट को आगे बढ़ाएं, समय की बर्बादी ना करें। सर, ऐसी डिबेट नहीं होती है। उपाध्याय जी का मैं फिर से रुख कर रही हूँ। उपाध्याय जी, यहाँ पर एससीओ की जो बैठक होने वाली है उज्बेकिस्तान में, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग आमने सामने होंगे। हालांकि जब से हमारी लद्दाख में उनके साथ सैन्य फोर्सेस के साथ क्लैशेस हुई, दोनों ही नेताओं की आपस में कभी कोई बातचीत नहीं हुई। कुछ फ्रंट्स पर मुलाकात जरूर हुई, लेकिन फिर भी दोनों की औपचारिक मीट नहीं हुई थी। उज्बेकिस्तान में जो एससीओ की मीट होने वाली है, क्या लगता है शी जिनपिंग की तरफ से पहल होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसी वार्ता की? और अगर वार्ता होती है तो वहां पर किस तरह की कंडीशंस हम रखने की स्थिति में हो सकते हैं? देखिए, शी जिनपिंग को, चाइना को आज भारत की जरूरत है और भारत को विश्वास में लेने की जरूरत है। बिना भारत के उसका जो व्यापारिक घाटा है वो बढ़ेगा। और भारत, देखिए, अब कोई वो 1962 वाला भारत नहीं है। अब भारत बदल चुका है, भारत अपने आप में एक शक्ति है। तो चाइना इस बात को भली भांति समझता है और जिस तरीके से उसने एक प्रेशर की जो टैक्टिक्स एडॉप्ट की कि बहुत सारे वीडियो चलाओ, बहुत सारी पिक्चर्स दिखाओ और वहाँ बहुत सारे जहाज़ों को उड़ाना शुरू कर दो, तो भारत मजबूती से वहाँ खड़ा रहा। और जब उसको जवाब मिला तो मजबूरन उसको ये कहीं ना कहीं फैसला अपना बदलना पड़ा भारत है। की डिफेंस पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी दोनों ही खासी तटस्थ रही और यही वजह है कि चीन जैसा देश जो बाकी देशों को डराने का काम करता रहा, आज भारत की कंडीशंस पर खुद को अब पीछे कर रहा है। या फिर ये कहें कि दोनों ही देश सामंजस्य बना करके इस कंडीशन पर आए हैं कि ठीक है, दोनों ही देश अपनी अपनी सेनाओं को पीछे हटाएंगे। हालांकि विषय ऐसा है जिसको लेकर के जितनी चर्चा की जाए उतना कम है, लेकिन समय का अभाव है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े, भास्कर घोष साहब, मनोज तिवारी जी, आरबी उपाध्याय साहब और भूगेंद्र पाठक जी। इस चर्चा में तमाम कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए चलते रहिए समय के साथ। सहारा, प्रणाम।